हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने सामान्य हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 8 लेकर, जहाँ हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं, व्याकरण के नियमों को जान रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो हमें परीक्षा का पैटर्न समझ आ रहा है। ये परीक्षा जो आपकी अभी होने वाली है, उन सब परीक्षाओं के लिए, डीएसएसपी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है ये वाली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, पहला प्रश्न जो है हम यहाँ पर हल करते हैं। अन्विति से क्या अभिप्राय है? अन्विति क्या है? जब हम कोई भी वाक्य रचना करते हैं तो उसमें जो है हमारा जो वाक्य, अगर हमें सार्थक वाक्य बनाना है तो क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं उसकी बात करते हैं। कि जब भी हम वाक्य रचना करें, एक तो शब्दों का समूह हो, कैसा हो, सार्थक शब्दों का समूह हो और किसी विचार को प्रकट करे। ठीक है, किसी विचार को प्रकट करने वाला हो तो वो क्या कहलाता है? हमारा वाक्य कहलाता है। ठीक, अब वाक्य में सभी चीजें सही होनी चाहिए। ठीक है, वाक्य विन्यास भी ठीक होना चाहिए। ठीक है, वाक्य विन्यास क्या होता है कि वाक्य को रचना के विभिन्न जो है कंडीशंस, ऐसे ही अन्विति भी यही है कि वाक्य में जो विभिन्न शब्द हो वो क्या हो। अगर वाक्य में पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो। ठीक है, अगर वाक्य में जो है स्त्रीलिंग शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो। कारक इत्यादि जो है उन जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द है उसके अनुसार ही लगे हों, है ना। काल जो है ठीक लगा हो। तो यहाँ पर जो है अन्विति क्या होता है कि संबद्ध शब्दों में लिंग एवं वचन आदि में असमानता हो। असमानता तो बिल्कुल नहीं चाहिए। संबद्ध शब्दों के लिंग वचन पुरुष काल आदि में असमानता हो। असमानता नहीं चाहिए, हमें समानता एकरूपता इत्यादि चाहिए। संबद्ध शब्दों के केवल लिंग में एकरूपता हो, बिल्कुल नहीं। क्रिया भी तो हमारी जो है उससे जुड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? संबद्ध शब्दों के लिंग वचन पुरुष काल आदि में एकरूपता हो, बिल्कुल ठीक। इन सब में एकरूपता होनी चाहिए। जैसे यदि मैं वाक्य लिखती हूँ कि वह लड़की घर जाता है, तो ये वाक्य अन्विति की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक तो लड़की और उसमें क्या लगा दी हमने? क्रिया पुल्लिंग लगा दी। अगला जो है यहाँ पर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पद की विशेषता नहीं है? पद क्या होता है? पद जो है शब्द का ही रूप है। पद ही शब्द है, लेकिन कब? जब हम ये स्वतंत्र होता है, यानी कि इंडिविजुअल जो आपके शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो शब्द कहलाते हैं। जब हम उनको वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है, वाक्य में प्रयोग करें तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। ठीक है, वाक्य में प्रयोग शब्द जो होते हैं, वो प्रयुक्त शब्द क्या होते हैं? वो पद कहलाते हैं। तो एक वाक्य जो है कई पदों से मिलकर बनता है। अब पद की विशेषता नहीं है ये पूछा है। जब भी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसमें कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य जोड़ा जाता है। ठीक बात है, जरूरत के अनुसार हम शब्दों में जो है कई प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है, ये सही बात है। प्रकार्य तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द के अनेक रूप हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक। जैसे मैं एक विशेषण शब्द का उदाहरण ले लेती हूँ। अच्छा लड़के के लिए, अच्छी लड़की के लिए और बहुवचन के लिए अच्छे। तो एक ही शब्द है, उसके कई रूप है ना। जैसे खेलना से खेल इत्यादि कई क्रियाएं भी बन जाएंगी, कई शब्द भी बन जाएंगे। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे शब्द कहते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, पद कहते हैं। प्रकार्य तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द के केवल एक ही रूप हो सकते हैं, बिल्कुल गलत। शब्द के कई रूप हो सकते हैं। जैसे कहें हार, हार शब्द के कई अर्थ हैं। हार का अर्थ एक माला भी है। ठीक है, एक अर्थ पराजय भी है। ठीक है, ऐसे कनक शब्द है, सोना भी है, गेहूं भी है ना। सोना भी है और गेहूं भी है। तो कई अर्थ होते हैं शब्दों के, तो कई अर्थ हो सकते हैं। तो हमारा जो है ये पद की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न जो हमारे पास है अभी, मुहावरा शब्द अपने मूल रूप में किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो मुहावरा जो शब्द है वो अपने मूल रूप में, इसमें हमें क्या है कि हमें शब्द आने चाहिए। ठीक है, मुहावरा जो शब्द है वो हमारा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। तो ये विकल्प है। जैसे हिंदी है, हिंदी हमारा मूल शब्द नहीं है। ठीक है, हिंदी कैसा शब्द है? हिंदी फारसी के प्रभाव में आकर बना है ना। फारस के मुसलमान हिंदू, सिंधु सिंधु से हिंदू बना है ना, तो इससे बना है। ऐसे उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। ये वाला प्रश्न आया हुआ है।
ठीक है। क्या है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की है। तो उर्दू अपनी एक अलग भाषा, लेकिन शब्द कहाँ है? उर्दू। वो कहाँ से आया? तुर्की से आया। ऐसे मुहावरा कैसा है? अरबी भाषा का शब्द है। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? हमारा सही विकल्प होगा अरबी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद है वैसे शब्द जिनका प्रयोग सामान्य व्यवहार में ना कर केवल उस विशेष क्षेत्र में ही किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? देखिए, यहाँ पर कई शब्द होते हैं हमारे जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जिनके केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे भौतिकी, भौतिकी का अपना एक ही अर्थ है जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र का अपना अर्थ है जिसे हम क्या कहते हैं? हम केमिस्ट्री बोलते हैं ना। इनके अपने अर्थ हैं, इनकी अपनी परिभाषाएं हैं। ठीक, तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम विशेष क्षेत्र में ही करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पूर्ण पारिभाषिक शब्द करते हैं, क्योंकि इनको हम कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। कंप्लीटली डिफाइन करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पूर्ण पारिभाषिक शब्द। लेकिन कुछ शब्द होते हैं जिनको, यहाँ पर अर्ध होगा, ठीक है, अर्ध मतलब आधे। तो कुछ शब्द होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कई अर्थों में ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द ले लिया, अ, अभी जैसे कनक बताया मैंने, हार बताया, कोई और शब्द है जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया रीति। रीति का अर्थ क्या होता है? तरीका होता है, हमारी परंपरा होती है ना। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? अर्ध पारिभाषिक शब्द, क्योंकि कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है इनके अर्थ बदल जाते हैं। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध पारिभाषिक श्रेणी में नहीं आता है? अब यहाँ पर देख लीजिए, दोबारा से सेम सा ही जो है डेफिनेशन हमारी सामने आ गई है। अर्ध पारिभाषिक शब्द के अर्थ में नहीं आता। तो प्रणाली, प्रणाली कैसा शब्द है? हमारा अर्ध पारिभाषिक शब्द है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? हमारा रीति होता है। देखिए, दोबारा से रीति आ गया। इसका अर्थ तरीका हो सकता है, उसने क्या प्रणाली अपनाई है। ठीक है, इसका अर्थ प्रथा हो सकता है, हमारी प्रथा, हमारी पुरानी प्रणाली यही थी। इसका अर्थ चाल होता है, उसने यह प्रणाली अपनाई। अक्षर के भी कई अर्थ हैं, जिसे मिटाया ना जा सके, वो क्या होता है? अक्षर होता है। ठीक है, तो एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा अर्थ क्या होता है अक्षर का? हमारे वर्ण होते हैं, है या नहीं? जो हमारे अक्षर हैं हिंदी वर्णमाला के, वो होते हैं। शक्ति, शक्ति के भी कई अर्थ होते हैं। शक्ति जैसे आप कहें देवी जो है हमारी, शक्ति माँ, माँ शक्ति बोल देते हैं ना। शक्ति का अर्थ बल भी होता है। तो कई अर्थ हैं शक्ति के भी। तो यहाँ पर जो अधिसूचना है, अधिसूचना के कई अर्थ नहीं है। अधिसूचना हम इंग्लिश में नोटिफिकेशन को कहते हैं, जो नोटिफिकेशन हमारे पास आती हैं। ठीक है, चाहे वो सरकारी एग्जाम से जुड़ी हो या किसी से जुड़ी हो, तो उसे हम अधिसूचना कहते हैं। ये पूर्ण परिभाषित शब्द है। ठीक है, पूर्ण परिभाषित शब्द है। अधिसूचना का अर्थ विज्ञप्ति भी होता है। ठीक है, तो कई जो है शब्द जिनके पूर्ण एक हम डेफिनेशन दे सके, वो क्या होते हैं? पूर्ण पारिभाषिक। और अर्ध पारिभाषिक क्या होते हैं? जो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपनी जो है परिभाषा बदल लेते हैं, उन्हें हम अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है? अर्थ शब्द का विलोम है। ठीक है, अर्थ का जो है इति, अर्थ का विलोम क्या होता है? इति होता है। इति श्री करना यानी कि समाप्ति करना। अर्थ क्या होता है? शुरुआत करना। ठीक है, तो अर्थ का विलोम क्या होगा? यहाँ पर इति होगा, क्योंकि इति श्री कर देना। जैसे श्री गणेश करना क्या होता है? शुरुआत करना। इति श्री करना मतलब क्या होता है? समाप्ति करना। तो अर्थ तो आरंभिक से संबंधित है और इति क्या है? समाप्ति से संबंधित है। तो ये वैसे भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये सब किसको दर्शा रहे हैं? प्रारंभ को ही दर्शा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन भाषा की सार्थक इकाई माने जाते हैं? भाषा की सार्थक इकाई जो सबसे छोटी हो। ठीक है, सार्थक इकाई, हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले वर्ण सीखते हैं, लेकिन वर्ण जो है कोई अर्थ नहीं बताते। ठीक है, वर्ण अर्थ नहीं बताते। वो क्या बताते हैं? लिपि बताते हैं, है ना। लिखने का तरीका बताते हैं, चिन्ह बताते हैं। ठीक है, अब वर्णों से मिलकर हमारे क्या बनते हैं? जो सबसे पहली सार्थक इकाई किसी भी भाषा की बनती है, वो शब्द बनती है। जब हमें शब्द आ जाते हैं तो वाक्य बनते हैं, वाक्य आ जाते हैं तो हमारे पास विभिन्न विधाएं, लेख इत्यादि आ जाते हैं, है ना। तो सबसे छोटी सार्थक इकाई भाषा की क्या होती है? शब्द होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाक्य नहीं हो सकता भाषा की सार्थक इकाई, क्योंकि हमें क्या बोला है कि पहली सार्थक इकाई, और वाक्य जो है पूर्ण विचार को प्रकट करने वाली इकाई है। वाक्य संरचना तो एक अलग ही जो है तरीका है। लिपि क्या है? चिन्ह है भाषा को बताने के। अगला प्रश्न है, शब्द का वह रूप जिसमें प्रत्यय लगाकर
वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर विचार नहीं बोल सकते, विचार तो थॉट है, वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है जो हमें दिखाई ना दे। सार्थक शब्द नहीं हो सकता, ठीक है, सार्थक शब्द स्वतंत्र हो सकते हैं, है ना, और उन्हीं को जब हम वाक्य में प्रयोग करें तो वो पद हो सकते हैं, ठीक है। शब्द भी क्या है हमारा, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, प्रत्यय लगाकर वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बनाया जाए। जैसे ही शब्द का कोई भी रूप, शब्द के किसी भी रूप को हम क्या करें, वाक्य में प्रयोग करें, व्याकरण के नियमों में बांध कर, ठीक है, व्याकरण के नियमों में बांध कर, वैसे ही वह क्या बन जाता है, पद बन जाता है। क्या बन जाता है, पद बन जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? तो प्राचीन का विलोम शब्द होता है हमारा जैसे नवीन भी हो सकता है और अर्वाचीन भी हो सकता है, ठीक है। अब कदीम इत्यादि शब्द क्या होते हैं, इसका अर्थ तो पुराना ही होता है, कदीम जमीन जैसे हम कई बार बोल देते हैं, ठीक है। पूर्वकालीन, पहले के काल का, तो ये तो फिर से प्राचीन से ही संबंधित है, ठीक है, पहले के काल का, ठीक है। एक विशेषण शब्द है, आदिम भी एक विशेषण शब्द है, यानी कि आदि मानव से संबंधित कह सकते हैं, या आदिम का क्या अर्थ सकता है, शुरुआती काल का, ठीक है, पुराने काल का। अगला प्रश्न है, वाक्य एवं वाक्य विन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वाक्य विन्यास क्या होता है, अभी बताया, वाक्य के तर्क जो है, सभी चीजें जो जिसमें हम किसी भी वाक्य की रचना करें, वो सभी चीजें विद्यमान हो, वो क्या कहलाता है, वाक्य विन्यास। जैसे कर्ता सही स्थान पर हो, कर्म सही स्थान पर हो, क्रिया सही स्थान पर हो, है ना। तो वाक्य भाषा की दीर्घतम पूर्ण इकाई है। तो दीर्घतम पूर्ण इकाई वाक्य तो नहीं हो सकती, दीर्घतम तो कुछ भी हो सकता है, निबंध हो सकता है, और निबंध भी कितना लंबा हो सकता है, उपन्यास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो कहीं से भी परिभाषा भी नहीं बन रही है, ना उपन्यास की, ना कुछ भी नहीं, ये कथन बिल्कुल भी कहीं से भी सार्थक स्पष्ट नहीं हो रहा। वाक्य के क्रमबद्ध अध्ययन का नाम वाक्य विन्यास है, ये गलत है, अध्ययन नहीं है। वाक्य विन्यास कोई भी अध्ययन नहीं है। किसी भाषा में जिन सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनते हैं, उनके अध्ययन को भाषा विज्ञान में वाक्य विन्यास कहा जाता है। वाक्य भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये बात जो है ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, तो ये तीनों कथन कहीं ना कहीं जो है सही है, लेकिन ये वाला कथन जो है हमारा, ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्रमबद्ध अध्ययन का नाम वाक्य विन्यास है, ये थोड़ा कथन यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है, जैसे आपको मैं बताती हूँ कि वाक्य विन्यास के आधार पर, वाक्य विन्यास के आधार पर शुद्ध वाक्य का चयन करें, ठीक है। ऐसे आपके प्रश्न जो है पहले भी मैंने करवाए हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करें, जिसमें हम क्या देखते हैं, कर्ता पहले हो, बीच में कर्म हो और अंत में क्रिया हो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये कथन कुछ दृष्टि तक ठीक है। सही जो वाक्य विन्यास की परिभाषा वो तीसरे कथन वाली है, और वाक्य भाषा का महत्वपूर्ण अंग है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमसे असत्य पूछा था, इसलिए जो है ये हमारा यहाँ पर कथन सही नहीं है, क्योंकि वाक्य भाषा की दीर्घतम पूर्ण इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल शब्द की श्रेणी में नहीं आते? मूल शब्द क्या होते हैं, जिनमें हमने संधि का प्रयोग ना किया हो, जिसमें हमने उपसर्ग प्रत्यय ना लगाए हो, ठीक है। मूल शब्दों में ही हम जो है फेर बदल करके, मूल शब्दों में ही फेर बदल करके हम संधि, समास और उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग करके क्या करते हैं, नए शब्द बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नए शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इन तीनों के प्रयोग से नए शब्द। अब यहाँ पर क्या है, हमसे पूछा है मूल शब्द की श्रेणी में नहीं आता है, तो हम यहाँ देखें, या तो संधि हो रखी हो किसी शब्द में तो वो मूल शब्द नहीं है, या समास वाला शब्द हो तो मूल शब्द नहीं है, या किसी में उपसर्ग या प्रत्यय लगा हो। तो यहाँ पर जो शब्द मुझे दिखाई दे रहा है, दार प्रत्यय, उर्दू भाषा का, तो यहाँ पर प्रत्यय लगा है, यानी कि ये मूल शब्द नहीं है। मूल शब्द होता तो इसमें प्रत्यय ना लगा होता। अगला है, राजीव निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो राजीव जो है हमारा कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये हमें याद होना चाहिए शब्द।
अगला है सोहन मोहन को पीटता है, वाक्य का कर्ता कौन है? वाक्य का कर्ता कौन होता है? जिसके लिए वाक्य की क्रिया लगी हो, ठीक है, यानी कि क्रिया भी वाक्य में कर्ता के लिए ही लगती है। अब देखो यहाँ पर है सोहन मोहन को पीटता है, तो एक वचन है सोहन, ठीक है, और क्रिया भी एक वचन की है, तो क्रिया किसके लिए लगी है? सोहन के लिए लगी है। अब पिटना, पिटना तो यहाँ पर कहीं से भी कर्ता नहीं है क्योंकि ये एक क्रिया शब्द है, ठीक है। सोहन यहाँ काम कर रहा है तो ये कर्ता हो सकता है, लेकिन मोहन पर काम हो रहा है, ठीक है, मोहन के ऊपर काम हो रहा है तो ये कर्ता नहीं है क्योंकि क्रिया तो सोहन के लिए लगी है। सोहन एवं मोहन दोनों, अगर ये दोनों होते तो क्या होता? सोहन मोहन दूसरों को पीटते हैं, तो क्रिया इन दोनों के लिए लगती, तो क्रिया एक वचन की है तो किसी एक के लिए ही लगी है, और वो किसके लिए लगी है? सोहन के लिए लगी है। अगला है अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, कौन आश्रित उपवाक्य है? आश्रित उपवाक्य क्या होता है कि जिसके बिना वाक्य की बात जो है वो पूर्ण स्पष्ट नहीं होती। अध्यापक ने बताया कि, ठीक है, क्या है? कल स्कूल में छुट्टी होगी, तो इसके बिना बात में स्पष्टता नहीं आएगी, तो इसलिए ये वाक्य क्या है? हमारा आश्रित उपवाक्य है, जो क्या दे रहा है? दूसरे वाक्य को से क्या है? अपनी बात को स्पष्टता लाने के लिए दूसरे वाक्य का सहारा ले रहा है। 15वां प्रश्न जो एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि सोने में सुगंध होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप अगर थोड़ा सा अपने आप, अगर ये मुहावरा आपने पहले भी नहीं पढ़ा तो देखिए कि सोना पहले से एक प्रीशियस थिंग है ना, प्रीशियस मेटल है। अब उसमें ऊपर से सुगंध और हो जाए, सुगंध भी क्या है? एक अच्छा गुण है, सुगंध मतलब अच्छी गंध है, तो क्या होगा कि अधिक मूल्यवान सोना, सोने में सोने का मूल्य अधिक होना नहीं। मुहावरे हमेशा किसी अलग विशेष अर्थ में कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? विशेष अर्थ में कहे जाते हैं, जो होते हैं ना उससे अलग बात कहते हैं। युद्ध में ऐतिहासिक विजय बिल्कुल नहीं, कठिन कार्य में सफलता नहीं, किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, ये बात सही है कि सोना पहले से ही प्रीशियस है और उसमें एक और अच्छा गुण हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? चौथा। अगला है हमारा, जैसे कि पैटर्न है हमारा सामान्य हिंदी का कि एक जो है कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो पढ़ते हैं। भागीरथी कहलाने वाली गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद द्वारा पोषित पोषित होता है। ये कई बार जो है जीके में पूछा जा चुका है। गंगा का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री, जीके का क्वेश्चन है, और उत्तराखंड में देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ता है। हरिद्वार में गंगा पहाड़ से निकलकर मैदानों में आ जाती है। गंगा हिमालय से कई सहायक नदियों से जुड़ती है। उनमें से प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना नदी, ठीक है। हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, ठीक है, यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगा देते हैं। यमुना नदी हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा के समांतर बहती है और दाहिने किनारे की सहायक नदी के रूप में प्रयागराज में गंगा से मिलती है। घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ये वे नदियां हैं जो हर साल उत्तरी मैदानों के कुछ हिस्सों में बाढ़ लाती हैं, जिससे न जीवन और संपत्ति को व्यापक नुकसान होता है, जबकि वे कृषि उपयोग के लिए मिट्टी को समृद्ध करती हैं। अपने साथ जो चीजें बहा कर लाती हैं वो किस काम आती है? हमारी जो मृदा है उनको क्या उपजाऊ बना के जाती हैं। मुख्य सहायक नदियां जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आती हैं चंबल, बेतवा और सोन है। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से आती हैं, छोटी धाराओं वाली होती हैं जिनमें ज्यादा पानी नहीं होता। तो इसके आधार पर हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तरी मैदानों के कुछ हिस्सों में बाढ़ लाती हैं? तो हमने अभी पढ़ा कि उत्तरी मैदानों में जो है बाढ़ लाती है ये वे नदियां हैं, कौन सी? घाघरा, गंडक और कोसी, ठीक है, ये हमारी क्या है? बाढ़ लाने वाली नदियां हैं। अगला है दिए गए परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में किस शब्द का विलोम विपत्ति है? विपत्ति का विलोम पूछा है यहाँ पर, तो विपत्ति का विलोम हमारा क्या हो सकता है? यहाँ पर संपत्ति हो सकता है, ठीक है, इस परिच्छेद के आधार पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है? कौन से स्थान से निकलती है? तो सही है हरिद्वार से, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ये। अगला है हमारा उपरोक्त दिए गए परिच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? शीर्षक बताना है हमें, ठीक है। शीर्षक हमें कैसे बताया जाता है? जब हम गद्यांश के पूर्ण
परिप्रेक्ष्य को समझे कि आखिर गद्यांश में हमें बताया क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है, हमने पहले ही देखा गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में हमें बताया जा रहा है। सिर्फ प्रायद्वीपीय नदियों की बात नहीं हुई, पश्चिमी उन्मुख नदियों की बात नहीं हुई, लेकिन हमने गंगा की सहायक नदियों के बारे में अवश्य ही पढ़ा है। भारत का पूर्ण नदी तंत्र तो बिल्कुल नहीं बताया गया। ठीक है, दिए गए परिच्छेद के आधार पर तरंगिणी किस भाषा का, किस शब्द का पर्यायवाची है। तो तरंगिणी हम किसे कहते हैं, तरंगिणी हम नदी को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, तरंग से जो बहती चले वो क्या होती है, तरंगिणी। ठीक, तो यहाँ पर जो है आज की हमारी PYQ सीरीज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, और प्लीज़ जो है अच्छे अच्छे कमेंट करिए। थैंक यू।